बीसवीं सदी के हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। वे एक प्रखर विचारक, महान शिक्षाविद, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और निष्ठावान समाजसेवी भी थीं। शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर सम्मान्य रहीं। वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में गरिमा पूर्वक मनाया गया। इलाहाबाद के अशोक नगर में उनका घर आज भी उनकी राह देखता है। इसी छोटे से घर के आंगन में उनके साथी रहे मोर, गायें, हिरण आदि न जाने कितने पशु पक्षी थे जिन्हें वे बड़े दुलार से पालती रहीं। उतना ही स्नेह उन्होंने पेड़ पौधों को दिया और वे अपने हाथों से उन्हें सींचती और उनकी देखभाल करती थीं। आज भी महादेवी वर्मा की मौजूदगी का एहसास यहाँ के वातावरण में यूं समाया हुआ है मानो वे यहीं कहीं हैं। इन वृक्षों की छांव में और इस आंगन की शीतलता में उनकी कविता आज भी स्पंदित है। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कस्बे में हुआ था। होली का रंग भरा दिन था। उनकी माता हेमरानी देवी एक धर्मपरायण महिला थी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। महादेवी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से 1912 में शुरू हुई। बचपन में ही 1916 में उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण के साथ कर दिया गया और उनकी पढ़ाई स्थगित हो गई। उनकी शिक्षा थोड़े अंतराल के बाद 1919 में पुनः प्रारंभ हुई। इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। यही हॉस्टल में उनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। 1921 में मिडिल की परीक्षा में वे समस्त प्रांत में प्रथम स्थान पर रहीं और उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 1922 में चांद नामक पत्रिका के प्रथम अंक में महादेवी जी की प्रथम रचना प्रकाशित हुई। महादेवी जी ने 1925 में हाई स्कूल, 1927 में इंटर, 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और 1932 में संस्कृत में एमए किया। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से 1932 में ही महादेवी जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। साथ ही चांद पत्रिका का अवैतनिक संपादन किया। 1933 में कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर से महादेवी वर्मा की प्रयाग में भेंट हुई और उन्होंने मीरा जयंती का संयोजन किया। 1934 में काव्यकृति नीरजा पर सीताराम सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1937 में उन्होंने मीरा मंदिर नाम से एक कुटीर का निर्माण कराया। 1942 में उन्हें स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। 1943 में महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1949 में उन्होंने प्रयाग साहित्यकार संसद की ओर से अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन और साहित्य पर्व का आयोजन किया। 1952 में महादेवी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गयीं और 1954 में वे साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य मनोनीत हुईं। साहित्यकार मासिक का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। 1960 में महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति निर्वाचित हुई।
1963 में लेखिका संघ दिल्ली की ओर से उनको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा अभिनंदित किया गया। उनकी षष्ठ पूर्ति के अवसर पर कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित महादेवी संस्मरण ग्रंथ उन्हें भेंट किया गया। 1969 में उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट साहित्यकार पुरस्कार दिया गया। 1981 में उन्हें साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 1982 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में यामा और दीपशिखा के लिए उन्हें 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पहले का भारत देखा था और उसके बाद भी। वे उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने समाज में कार्य करते हुए भारत के अंतर में विद्यमान हाहाकार को करुणामय दृष्टि से देखा। उनका काव्य और उनके सामाजिक सरोकार उसी दृष्टि से प्रभावित रहे। मन की पीड़ा को उन्होंने कविता में इतनी संवेदना और स्नेह से निरूपित किया कि वह जन जन की पीड़ा अभिव्यक्ति बन गई। महादेवी ने हिंदी खड़ी बोली की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। महादेवी वर्मा संगीत की अच्छी जानकार थीं, इसीलिए उनके गीतों में दुर्लभ नाद सौंदर्य विद्यमान है। महादेवी वर्मा का गद्य अप्रतिम है, परंतु उनके गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के दर्शन नहीं होते, बल्कि एक गहरा रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के लिए संकल्प नजर आते हैं। महादेवी कुशल चित्रकार भी थीं। जल रंगों में वॉश शैली से बनाए गए उनके चित्र कोमल रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया और वहीं 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हुआ। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा पर एक विचार गोष्ठी, जिसमें भाग ले रहे हैं श्री नामवर सिंह, श्री केदारनाथ सिंह और श्री अशोक वाजपेयी। संचालन कर रही हैं अनामिका। महादेवी छायावाद की इकलौती बेटी थी, 7 भाइयों के बीच एक चंपा। सविनय अवज्ञा की भाषा उनकी भाषा है, अवज्ञा है उसमें लेकिन सविनय। गांधी जी से और अपने पूरे युग से जो उनका संवाद बनता है नामवर जी, और उनका जीवन डिकंस्ट्रक्ट करके हम जो उनके अपने राष्ट्रीय आंदोलन तक जा सकते हैं, उसके कुछ सूत्र आप मुझे दें। शुरू में हम लोग वहीं से बात करें। मैं तो उनके जन्म से ही शुरू करना चाहता हूँ। अब तक ये समझा जाता था कि उनका जन्म 1907 में हुआ जी। लेकिन नए अनुसंधान से, ख़ास तौर से दूरनाथ सिंह ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि नहीं, उनका जन्म 1902 में हुआ था। ये तय है कि होली के दिन उनका जन्म हुआ था और 1907 की 24 मार्च उनका जन्मदिन माना जाता है। होली पड़ती है 1902 में ही, 7 में नहीं पड़ती है। तो इसलिए अब लगभग ये मान लेना चाहिए कि वो 1902 की होली के दिन यानी 24 मार्च को पैदा हुई थी और इस तरह उनका निधन 80 साल की उम्र में नहीं बल्कि 85 साल की उम्र में हुआ था। उनको 85 साल की आयु मिली थी
और छायावादियों में सबसे लंबी आयु उनको मिली। ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज यह है उनके विवाह के बारे में। आमतौर से अपने को वो विवाहित अविवाहिता कहती थी, लिखा भी है उन्होंने। महादेवी जी की सारी शिक्षा क्रॉसवेट महाविद्यालय में हुई, वहीं से उन्होंने बीए किया। उन पर कुछ दिनों तक बहुत गंभीर बीमार थी और संभल करके बीच में उनकी पढ़ाई टूट गई। बाद में उन्होंने संस्कृत से एमए किया। वो भी काशी में नहीं करने दिया गया, तो मुश्किलें तो काशी में चाहती थी करना। और फिर आकर के उन्होंने अग्रवाल साहब ने जो एक विद्यालय खोल रखा था, उस विद्यालय में वो प्रिंसिपल हुई और उसी विद्यालय को महाविद्यालय का उन्होंने रूप दिया। तो उनके जीवन का ये जो संघर्ष है महादेवी जी का, इसका गहरा संबंध उनकी कविताओं से, उनके पूरे साहित्य से किस तरह प्रभावित होता है। क्योंकि बहुत ऐसा संघर्षशील जीवन निराला को छोड़ करके उनके समकालीन कवियों में न प्रसाद का था और न पंत का था। पंत का तो बड़ा ही सपाट सीधा जीवन था, कोई कठिनाई ही नहीं थी। अगर संघर्षशील था तो इस मामले में जोड़ने वाली चीज निराला और महादेवी, जिनका गहरा संघर्ष था इन लोगों का। और इसलिए उनके जीवन की ये पृष्ठभूमि को जब समझेंगे तब देखेंगे कि उनमें जो विद्रोह की भावना थी, जिस राजनीति का जिक्र तुम कर रही थी, सविनय अवज्ञा जी, उनका गहरा संबंध। जब अग्रवाल महाविद्यालय की वो प्रिंसिपल हुई तो गांधी जी की ओर आकृष्ट हुई और खादी पहनने लग गई। फिर जवाहरलाल नेहरू के घर आना जाना इनका था, जवाहर भाई इनको कहती थी वो। और असहयोग आंदोलन के दौर में उन्होंने काफी भूमिका निभाई। उस असहयोग आंदोलन से आगे चल करके महादेवी जी एक आध बार मन खट्टा भी हुआ वहां से। देख करके जैसा होता राजनीति जी, वो तो साहित्यकार करीब से जो चेहरा देखा तो खट्टा भी हुआ। और उन्होंने उस दौर की बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका चाँद थी, उसके विदुषी अंक पे कहिए आप। उसके 5 वर्ष तक संपादक रही वो। और उसी में उन्होंने नारी संबंधी, स्त्री संबंधी श्रृंखला की कड़ियां के लेख उसी के, श्रृंखला की कड़ियां की हैं। और ये ध्यान रखिए कि आजकल नारी विमर्श की कितनी चर्चा की जा रही है, महादेवी पहली हैं। वो सिमोन द बुआ के पहले की है जी, बिल्कुल की। उस दौर में 1930 के आसपास श्रृंखला की कड़ियां लिखी गई होंगी, 34-35 में शुरू जी, क्योंकि 39 में वो छपी है सेकंड सेक्स। तो तब से उन्होंने नारी की व्यथा और नारी की स्वाधीनता, इन समस्याओं को लेकर के वो चिंतित थी। और चाँद नाम की पत्रिका ऐसी विद्रोही कविता थी, उसी में उनकी कविताएं भी छपी, अनुवाद छपे उनके। हिमालय को लेके जब भी देश में लड़ाइयां लड़ी गई, उस समय हिमालय को मेटाफर बना के देश भर की कविताएं इकट्ठा की। तो अनामिका, इस प्रक्रिया में कहना चाहता हूं कि आगे चल करके नेहरू से जुड़े होने के बावजूद, जवाहर भाई कहने के बावजूद, जब उनकी बेटी ने इमरजेंसी लगाया तब तन करके गांधी वाले आदर्श को मानो। जयप्रकाश का स्वागत इलाहाबाद में किया गया, सभा हुई, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की और खुल करके इमरजेंसी के विरुद्ध ऐलान किया। बल्कि खतरा यह था कि पकड़ी भी जाएंगी, जेल जा सकती हैं वो। 5वें दर्जे की विद्यार्थी थी, तभी मैंने उनको देखा था और तभी बापू को देखा था। तो मैं समझती तो नहीं थी कुछ। मेरी प्रधानाचार्य राष्ट्रीय विचार की थी, महाराष्ट्र से, तो मुझको पैरास दे जाती थी। ऐसे एक बार वो ले गई मुझको और वो उनसे बात करती नहीं और मैं खेलती रही। उसके बाद अपना बस्ता वहीं भूल के मैं बाहर आ गई। तब भाई जवाहरलाल जी वो बस्ता लेके झोलाते हुए बाहर आए। कहा किसका है? मैंने कहा मेरा है। डरते डरते तो वो नाराज हुए। क्या पढ़ती है? जब किताबें भूलते घूमती। तो कुछ समझ में नहीं आया मुझको। किसी ने डांटा पहले था नहीं, तो मैं रोना मैंने शुरू किया। तब उन्होंने बहुत पीठ थपथपाई, कहा अपनी किताबों को अच्छी तरह रखते हैं।
वो हर कागज को बहुत अच्छी तरह रखते थे और मैं किसी कागज को अच्छी तरह नहीं रख सकती। तो उसके बाद लगातार उनसे संबंध रहा और कमला भाभी बहुत मानती थी मुझको। बड़े भाई का जो स्नेह होता था मैंने उन्हीं में देखा। बहुत चाहते थे, सबको चाहते थे, वो मुझको विशेष रूप से चाहते थे। आजादी के पहले की बात कह रही, क्योंकि उसके बाद तो संपर्क कम हो गए। कभी कभी जाती थी और जाती थी तब उनसे कड़ी बात ही कहने का मन होता था। आज भी जैसे कड़ी बात इंदिरा जी से कह देती हूँ। ये नहीं कि स्नेह कम आए, लेकिन स्नेह के कारण ही कभी कभी हम शिकायत कर देते हैं, तो वो बुरा नहीं मानते थे। उनका गद्य इतना खिलखिलाता हुआ गद्य है और जो कविताएं हैं उसमें जैसे संगीत में तुम तनना कुछ बीज शब्द होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, उसी तरह कुछ बीज शब्द यहाँ क्यों दोहराए जाते हैं और क्या उसके कारण होते होंगे जो कविता में एक जैसे उन्होंने कविता में, मैं कविता से बात शुरू करूं, कहा है कि हिंदी गद्य में कुछ सात्विक कठोरता है। हिंदी खड़ी भाषा की सात्विक कठोरता का मुकाबला करने के लिए कविता को मसृण होना पड़ेगा और इसलिए भाव पक्ष उसका मसृण जरूरी है रखना। तो क्या ये कारण रहा होगा कि कोई और कारण रहा होगा कि कविता में वो इतनी मुखरता नहीं है, या गीत काव्य का अपना प्रेशर होगा, क्या होगा? मेरा ख्याल है गीत काव्य का अपना एक ढांचा जो है उसमें बात उस तरह से खुल के तो की नहीं जा सकती, लेकिन स्त्री होना और वो 1930, 40, 50 तक का जो भारतीय समाज है उसमें स्त्री को अपनी बात खुल के करना, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद जैसे कवि और बड़े कवि, आंसू का पहला संस्करण और दूसरे संस्करण में कितना बड़ा अंतर है, उनको भी प्रेम के अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस हुई। फिर रहस्य का आवरण बाद में डाला गया। ये दो संस्करणों में अंतर ये प्रसाद क्या दिखाई पड़ता है, महादेवी पर तो और ज़्यादा ये दबाव रहा होगा। इसलिए गीत के आवरण में कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ बिंबों के माध्यम से अपनी बात उन्होंने कही है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि उनके यहाँ ज़्यादातर वो स्त्री सुलभ जो कुछ प्रतीक होते हैं, बिंब होते हैं, दीपक है, कपूर है, आर्किटाइपल है सारे। लेकिन एक बात कहूँ कि दीपक जो शुरू में है, मध्य में है, अंत में है, क्रम विकास उसमें दिखाई पड़ेगा। इस पर विचार बहुत कम किया गया है। उन्होंने कहीं लिखा है कि दीपक मुझे इसलिए प्रिय है कि सूरज अंधेरे से नहीं लड़ता, लेकिन दीपक रात भर अंधेरे से लड़ता है। ये तो इसलिए जो लड़ता है और विषम स्थिति से लड़ रहा है वो मुझे प्रिय है, और दीपक मुझे इसीलिए प्रिय है। लड़ता हुआ, अंधेरे से लड़ता हुआ दीपक, ये था उनका। उन्होंने दीपशिखा की भूमिका में लिखा है, एक वाक्य आता है कि अन्याय के प्रति मैं हमेशा असहिष्णु रही हूं। अभी अन्याय के प्रति असहिष्णुता जो है वो कई रूपों में, मुझे आश्चर्य होता है कि तोड़ना, ये क्रिया इतनी ज्यादा मिली उन कविता में। क्षितिज कारा तोड़कर अब जग उठी उन्मत्त आंधी, आंधी भी बार बार है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं। केवल वो क्षितिज नहीं है जो क्षावादियों का था, ऐसे बहुत मिलेंगे। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये जो बंधन के बाहर झांकने की क्रियापद बहुत तरह के हैं, लगातार। तो ये जो इच्छा उनकी, वो उनकी कविता का मूल विषय है। और मैं तो उनका घोषणा पत्र कहता हूँ, अंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो। ये उनकी काव्यात्मक घोषणा है, एक तरह का मैनिफेस्टो है उनका तो पूरी कविता का। और एक आत्मविश्वास, प्रलय जिस पर आज विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। अब ये हाट और चिनगारियों का कंट्रास्ट ये कविता उनकी, ये एमिली डिकिंसन में भी है। ये अच्छा तो नाम एमिली डिकिंसन की एफिडेविट जैसा शब्द जो है वो आ जाता है कविता में, और कॉस्मिक और बहुत रहस्यवादी अर्थ किया जाता रहा है। जान लो यह विरह एकाकी मिलन में है दुकेला जी। ये गहरा आत्मविश्वास। हम लोग जो पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक इसमें रहस्यवाद, एक तो मैं कहूँ कि 21वीं सदी में महादेव वर्मा का पुनर्जन्म हो रहा है, और इसके पीछे हमारे इस नए समय की परिस्थितियां और ये जो स्त्री लेखन आया है, दलित लेखन आया है, बहुत ऐसी
नई आइडेंटिटी उभर के आई हैं, ये सब का दबाव एक साथ काम कर रहा है और इस पूरे माहौल के भीतर से रहस्य के आवरण में छिपी हुई जो महादेवी थी उससे बाहर आकर एक बहुत अच्छी बात मैं याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने एक जगह कहा है कि जैसे एक कंठ मेरे सर्वसमावेशी मल्टीपल मैं की हम लोग बात हमेशा करते हैं, बहुलतावादी मैं, लेकिन उन्होंने कहा, अब तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक कंठ की एक पीड़ा अगर हमारे कंठ में होगी तो एक आदमी की पीड़ा होगी, दो लोगों की पीड़ा होगी तो दो लोगों का उसमें आवेग होगा, असंख्य जनों की पीड़ा अगर होगी तो उसकी वो आवेग जो होगा, वो जो ताकत होगी वो अनंत होगी। तो ये जो मल्टीपल आई का अपना उनका वो बनता है, उनका जो शिपरेक ऑफ द सिंगुलर जिसको कहते हैं कि एक मैं है वो टूट गया, अणोरियम अणियम महतो महियान, वो मैं का घट फूट गया, फूटा कुमकुम जल ही समाना, तो और उसमें सबके घाट चला गया वो। तो ये जो बड़ी घटना हुई अशोक जी, जिसमें मैं का इतना फलक बढ़ गया, उसके आलोक में, मतलब मॉडर्निज्म के आलोक में आप उनकी कविता को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा कविता के अलावा। एक तो छायावादियों में सबसे अधिक सामाजिक और राजनैतिक रूप से सक्रिय महादेवी थी। न तो निराला उस तरह से सक्रिय थे, न पंत थे, न प्रसाद थे। तो एक उनकी सामाजिक राजनैतिक सक्रियता का आगे जाकर जो पक्ष बना कि उन्होंने कविता लगभग लिखना छोड़ दिया, मेरे साहब बहुत ही होशियारी का काम किया। पंत जी को ये समझ आजीवन या आमरण नहीं आई, इसलिए वो जैसे तैसे लिखते रहे और उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। और दूसरी तरफ उनकी इस राजनीतिक भी अनुवाद हैं बहुत सारे, और राजनीतिक सामाजिक सक्रियता जो थी वो एक तरह से उनके गद्य में आना शुरू हुई। किसी और लेखक की कविता और गद्य में ऐसी दूरी शायद नहीं है, यानी लगभग ऐसी है कि लगता है कि जैसे उनकी कविता एक आंतरिकता का लोक है और उनका गद्य एक बहिरंग लोक है। लेकिन अगर उनके गद्य को भी देखें तो उस गद्य में वो वही समय है जब प्रेमचंद का गद्य भी लिखा जा रहा है। तो अगर प्रेमचंद किसानी और गरीब जीवन का महाकाव्य लिख रहे हैं तो अपने इन चरित्रों के माध्यम से रामा और भक्तिंग और घीसा सब ऑल्टर्न समाज का जो ये जो छोटे साधारण लोग थे, इनके व्यथा गीत वो लिख रही थी। यानी एक वो तो गीत नहीं था, थे नहीं, लेकिन वो व्यथा गीत की तरह लिखे गए हैं। गद्य भले लिखा है उन्होंने, यही उनकी, ये कहा जाता है कि महादेवी का मुख्य भाव वेदना है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो कोई भावुक गलदस्यु वेदना नहीं है। जैसा कि अभी हमारे बंधुओं ने बताया कि उसमें एक संघर्षशील मन की वेदना है, और वो वेदना सिर्फ आत्मरत वेदना भी नहीं है, आत्म केंद्रित वेदना भी नहीं है, जैसा आप कह रही थी, आत्म का विस्तार हो गया कि एक आत्म का विस्तार करती हुई है। महादेवी ने चित्र भी बनाए, और अगर आप शुद्ध चित्रकला की दृष्टि से देखें तो संभवतः उनको महत्वपूर्ण मानना कठिन होगा। लेकिन उनके हाथ और पांव बहुत बोलते हुए से हैं। लेकिन और ये ठीक भी उसी तरह से हिंदी में 2 ही लेखक ऐसे हुए हैं जो चित्रकार भी, जिन्होंने चित्र भी बनाए, शमशेर बहादुर सिंह और महादेवी। शमशेर बहादुर सिंह के चित्र महादेवी वर्मा के चित्रों के मुकाबले अधिक चित्र हैं, यानी अधिक कलात्मक दृष्टि से मान्य चित्र होंगे। लेकिन महादेवी के प्रसंग में ये बात याद रखने है कि उन पर बंगाल की शैली का और एक तरह की शांति निकेतन वाली शैली का बहुत प्रभाव था, और वो उसी तरह की उन्होंने लालित्य भरी और बहुत ही फ्लोइंग किस्म की, बहुत ही बहती हुई सी चित्र हैं उनके। लेकिन उनके चित्रों और उनकी कविता में एक गहरा संबंध, उनकी कविता की चित्रमयता और उनकी चित्रों की लयात्मकता, अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो कुछ एक बात बनती है। तब वो चित्र एक ऐसा संदर्भ पा जाते हैं जो कि अन्यथा देखने पर वो नहीं होंगे। ज्यादातर चित्रों पर तो उन्होंने स्वयं ही वो कविता लिख दी है, तो उसमें अक्षरांकित है वो, यानी वो सीधे सीधे चित्र नहीं है, उन पर कविता भी यामा में और दीपशिखा में चित्र भी, यामा और दीपशिखा में है, बीच में नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो एक बात केदार जी ने कही कि उनके यहाँ
यूं देखें तो शब्दावली और बिंबावली थोड़ी सीमित है, यानी महादेवी की कविता में जो शब्द और बिंब हैं, दीप का सही है और इस तरह के निर्झर इत्यादि इत्यादि, लेकिन उनके अर्थ ध्यान से देखने पर बराबर बदलते रहते हैं। जैसे दीपक का अर्थ अभी बताया, ऐसे और बिंब भी देखे जा सकते हैं। एनलाइटनमेंट के गर्भ में ही लाइट शब्द बैठा है। और कैसा लाइट? तो जो धीरे धीरे मधुर मधुर मेरे दीपक की तरह जले, मतलब लाइट हो लेकिन एकदम भगजुगार लाइट ना हो, एकदम धीमे धीमे जले। तो लाइट, एनलाइटनमेंट से भी उस लाइट का संबंध हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी और उस समय तो प्रेमचंद का भी गांधी जी और नेहरू से वैसा संवाद नहीं था जैसा कि महादेवी का था। इलाहाबाद में होने का भी ये, हाँ, मतलब भले वो इलाहाबाद में होने का, और उस राजनैतिक चेतना का ही एक तरह से विस्तार हुआ जब उन्होंने बाद में आपातकाल का विरोध किया, उसके और जो रुख अपनाया। एक बात और ध्यान में रखने की है कि महादेवी संभवतः हिंदी की सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक वक्ता थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग, हमने उनको एक बार भारत भवन बुलाया था, तो जितनी व्यवस्था थी वो सारी गड़बड़ा गई। इतने लोग भारत भवन में, मुझे याद है बहुत कम जगह थी भी उसमें, और लोग हट ही नहीं सकते थे। आप लोगों से तो कभी साक्षात्कार भी हुआ होगा, उस पर भी आप लोग बताएं कि बातचीत में कैसे, ये भी एक पहचान का विषय है कि एक तो मंच से कोई बोलता है, दूसरा अंतरंग बातचीत में कैसे। देखिए, मैं एक छोटी सी घटना का बयान करूंगा। मैं सिर्फ एक बार प्रत्यक्ष मिला, वैसे तो कई बार देखा सुना उनको, लेकिन प्रत्यक्ष मिलना हुआ, बंधुओं को याद होगा कि साहित्यकार नाम से एक पत्रिका निकालती थी। इस पक्ष पर कम विचार किया गया, यही नाम था। डमाडोल हो गया था। हाँ जी, आर्थिक पक्ष उसका डमाडोल हो गया था, तो साहित्यकार संदर्भ बनाई। शुरू में तो कुछ बहुत शक निकले, बाद में वो पारंपरिक अंक होकर रह गए थे। तो अपनी एक बाल कविता मैंने भेज दी छपने के लिए। अच्छा, वो छप गई। मुझे आश्चर्य कि महादेवी जी को पसंद है, छाप दी उन्होंने। तो मार्कंडे से मैंने कहा मेरी कविता छप गई, लेकिन अंक मुझे नहीं मिला। कहले ऐसा कैसे हुआ? मार्कंडे का वो युवा काल। बोले चलो चलते हैं। तो मार्कंडे मुझे लेके गए, उनके गेट तक तो गए, बोले अंदर में नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मैं हिम्मत करके महादेव जी पहली बार गया, लेकिन जिस प्यार से उन्होंने, एक मैं छात्र था उसमें, बुलाया, बिठाया, और पत्रिका ढूंढ के ले आई। वो कई अंक पहले छप चुकी थी, ले आई, दिया उन्होंने, सहेज के दिया, लपेट के कागज में, और फिर कहा रुक जाओ। फिर 10 रुपये पारिश्रमिक मिला आपको? ये 10, ये मुझे याद है। एक बार की भेंट मेरी। बोले क्या लिखते हो, आना कभी, संकोच मत कर, इतना मुझे याद है।